हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। इस वीडियो में हम जिक्र कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज सेकंड क्वेश्चन का, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का है। इसके कंसेप्ट कुछ प्लस टू के बेस पे हैं एंड कुछ ग्रेजुएशन के बेस पे। तो हम इस क्वेश्चन को 2-3 मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये मेथड आपको सीख लेना है, क्योंकि लगभग इस टॉपिक पे मीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से एक आध क्वेश्चन बीटेक में डेफिनेटली पूछा जाता है, आप किसी भी बीटेक के ब्रांच में हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सारे मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो हम पहला मेथड लेते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाएगा ax इक्वल टू बी। ठीक है, जहां पे a इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 3 4, इधर हो जाएगा 4 2 -1, इधर हो जाएगा 1 -1 एंड 5। ठीक है, और b आपका हो जाएगा 14.8 -6.3 एंड 13.5। राइट, ओके। तो हमें क्या करना होगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड में एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ए और बी को दोनों को एक साथ रखेंगे एक मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स ए है दैट इज इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। पहले इसके एंट्री रख लीजिए 0 3 4 4 2 -1 एंड 1 -1 5। ठीक है, और साथ में यहाँ पे या तो लाइन खींच सकते हैं या फिर ऐसे डॉट डॉट बना सकते हैं, और इसमें और इन पॉइंट्स को आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। राइट, जैसे 14.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 74/5। तो ये हो जाएगा आपका पहला 74/5। ठीक है, उसी तरह -6.3 को हम लोग लिख सकते हैं -63/10 एंड ये है आपका 13.5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 27/2। ठीक है, ये मैट्रिक्स बने। अब हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम कुछ रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्योंकि पहला एंट्री नॉन जीरो है, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को इंटरचेंज करता हूँ, दैट इज R1 इंटरचेंज विथ R2। ओके, तो अब जो R2 है वो आपका R1 बन जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा 4 2 -1 एंड इधर हो जाएगा -63/10। राइट, और दूसरा रो आपका बन जाएगा 0 3 एंड 4, और इधर हो जाएगा 74/5, और लास्ट रो आपका हो जाएगा 1 -1 5, और इधर है आपका 27/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, R3 अब देखिए मुझे क्या करना है कि इस क्वांटिटी को जीरो बनाना है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस क्वांटिटी को जीरो बनाना चाहेंगे, तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो में 1/4 से मल्टीप्लाई करके लास्ट रो से घटा देंगे। ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स आपका क्या बन जाएगा। अब कैलकुलेटर चूंकि आपके एग्जाम में अलाउड है तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अब देखिए मेरा टारगेट होगा कि अब मैं इस क्वांटिटी को जीरो बनाऊं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि इस क्वांटिटी में अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करके और इसमें जोड़ दूं थर्ड वाले में, तो जीरो हो जाएगा। दैट इज मैं क्या करता हूँ, R2 में हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ और R3 में जोड़ देता हूँ, तो ये आपका इस क्वांटिटी को जीरो बना देगा। तो मैं क्या करूंगा, R3 को फिर से चेंज करूंगा, कैसे, R3 प्लस हाफ R2। ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स आपका क्या बन जाएगा, और ये देखिए अब 3/2 और -3/2 ये आपका हो जाएगा 0, और ये लास्ट क्वांटिटी हो जाएगा 29/4, और इधर भी आपका अपडेट हो जाएगा 899/40। ये आपका हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अगर कन्वर्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब आपको क्या करना है, यहीं पे रुक जाना है और अपना सॉल्यूशन प्रोसीड कर देना है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सिंस द लास्ट मैट्रिक्स इज इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म शो द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, आपको क्या करना है, ए ऑगमेंटेड बी जो है ना, अभी जो ये लास्ट वाला मैट्रिक्स आया है दैट इज ए ऑगमेंटेड बी का जो सिमिलर फॉर्म है, इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई करके आपको सिंप्लीफाई कर देना है।
अब इसको सोल्व करेंगे इस मैट्रिक्स के लिए और जो आएगा वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आपको स्टार्ट इस लास्ट वाले इक्वेशन से करना है। यहाँ से आपको जेड का वैल्यू निकलेगा, तो क्या निकलेगा अगर सोल्व करेंगे तो 0 टाइम्स एक्स प्लस 0 टाइम्स वाई प्लस 29/4 टाइम्स जेड इक्वल टू हो जाएगा 899/40। और यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो आपको निकल जाएगा सबसे पहले जेड का वैल्यू। देखिए 4 से कट जाएगा तो 10 टाइम्स में, और इसको सोल्व करेंगे आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 31/10। अब आप क्या करेंगे, इस दूसरे वाले इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो दूसरे वाले को कंसीडर करेंगे तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 3y इधर 0 तो 0 प्लस 3y प्लस 4 टाइम्स जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका 74/5। और जेड का वैल्यू हमारे यहाँ से निकला है तो आप रख दीजिएगा, आपका 3y इक्वल टू हो जाएगा 74/5 माइनस 4z, और 4z की जगह आपका 31/10 है तो ये आपका हो जाएगा। और इसको आप जब सोल्व करेंगे तो फाइनली y इक्वल टू आपका आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो यहाँ से आपका z का वैल्यू निकल गया, यहाँ से y का वैल्यू निकल गया, और पहले इक्वेशन में सोल्व करिएगा तो आपका हो जाएगा 4x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा -63/10। और इसमें ये y और z का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगा जो कि आएगा -6/5। तो आप फ्रैक्शन में भी आंसर छोड़ सकते हैं, और आप पॉइंट में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा -1.2, इसको लिखना चाहें तो 0.8, और इसको लिखना चाहें तो 3.1। तो ये हो गया आपका z, और ये हो गया y, और ये हो गया आपका x। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, अगर आप गॉस एलिमिनेशन मेथड से जाते हैं तो आपको देख सकते हैं कि इतना स्टेप में आपका आंसर पहुंच गया। इसको बहुत सारे मेथड है, तो अब हम दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे, मेथड 2 क्रैमर्स रूल। ठीक है, आई होप आप लोग जानते होंगे क्रैमर्स रूल क्या है। तो क्रैमर्स रूल हम अप्लाई करेंगे, अब क्रैमर्स रूल से सेम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्रैमर्स रूल का लिमिटेशन क्या है कि 3x3 पे लागू होता है, दैट इज 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल दिया है, तो वहां पे आप अप्लाई करेंगे। और साथ में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि हमको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे चूंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है -87। इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे पास दे दिया है ए इक्वल टू, मैट्रिक्स को एक बार फिर से हम लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा -87। अब चूंकि ये नॉन जीरो है सो हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे, और हमें अब डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन निकालना होगा। पहले हम बी नोट कर लेते हैं कि हमारा बी क्या है। ये जो हमने इस पॉइंट से, जो पॉइंट में दिया है, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था 74/5 माइनस 63/10 और 27/2। तो इसको हम बी वाले को यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब हमको कैलकुलेट करना होगा एक नंबर ए एक्स क्या है, डिटर्मिनेंट है, जहाँ पे पहला कॉलम की जगह इस बी को हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब हम एक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहला कॉलम आपका ये जो बी मैट्रिक्स है बन जाएगा, दैट इज 74/b हो जाएगा, फिर इधर है -63/10 एंड इधर है 27/2। तो आपको क्या करना है, पहला कॉलम की जगह ये बी वाला रख देना है। हम एक्स वाला कैलकुलेट करें तो बाकी दोनों कॉलम एजिट रहेगा, तो सेकंड कॉलम है आपका 3, 2 और -1, इसके बाद है 4, -1 एंड 5। और इसका ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, और इसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 522/5। ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मुझे कैलकुलेट करना होगा ए वाई। ठीक है, ये भी एक नंबर है। अब हम वाई वाले के लिए नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, इनसे हम सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली सोल्यूशन निकल जाएगा। इसको आप देखे होंगे तो बुक में कुछ del1 करके लिखा होगा, del2 करके, इस टाइप का भी नोटेशन यूज होता है। तो मैंने सिंपली ए वाई लिख दिया, मतलब हम वाई वाले के लिए निकाल रहे हैं। तो क्या करना होगा, इस ए मैट्रिक्स में आपको पहला कॉलम एज इट छोड़ देना है, वाई है मतलब सेकेंड वाला कॉलम के लिए आपको ए बी रख देना है। तो बी में हमारा था 74/5 माइनस 63/10 एंड 27/2, और थर्ड कॉलम एज इट रह जाएगा 4, -1 और 5। इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेटर की हेल्प से यूज करेंगे तो आपका आ जाएगा -348/5। और तीसरा अब हमको निकालना पड़ेगा del3। ओके, तो del3 दैट इज ए वाई, ए जेड मैंने नाम दे दिया। अब जेड के करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे, तो फिर से बनाएंगे। अब जेड वाला दैट इज थर्ड कॉलम को हम लोग बी रखेंगे, और बाकी दोनों एजिट रहेगा, जैसे 0, 4, 1, सेकेंड में 3, 2, -1, और थर्ड में हो जाएगा आपका
74/5 और ये हो जाएगा -63/10 और ये 27/2। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा -2697/10। ओके, तो हमको यहाँ से ax निकल गया, ay निकल गया और az निकल गया। तो आपका सॉल्यूशन डायरेक्टली यहाँ से एक लाइन में निकल जाएगा। अब ज़्यादा टफ नहीं है। सॉल्यूशन हो जाएगा आपका x इक्वल टू, हमने जो ax निकाला था अपवन में डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ax आपका a नंबर आया था, a नंबर लिख लीजिए 522/5 अपॉन में -87, और इसको आप सोल्व करेंगे तो ए आंसर आ जाएगा -6/5। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ -6/5 आया और वही चीज यहाँ पे भी आया था, x बराबर -6/5। तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और ये वाला भी कर सकते हैं। इसी तरह आप जब y का निकालेंगे तो y के लिए क्या होगा, आप या तो del 2 कह लीजिए या फिर इसको ay कह लीजिए। तो आपको जो मन करे, मान लीजिए मैंने अगर del 2 बोला तो del 2 अपन में डिटर्मिनेंट ऑफ a, और del 2 का वैल्यू कितना है -348/5 और होल का y क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज -87, और इसको आप सोल्व करेंगे तो a आ जाएगा आपका 4/5। ठीक है, अब तीसरा बचा z का, तो सिमिलरली हम z का भी निकाल लेंगे। तो z इक्वल टू हो जाएगा del 3 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a, और del 3 का वैल्यू a आया था, a है -2697/10 अपॉन में -87, और इसको कैलकुलेटर की हेल्प से हम सोल्व करेंगे तो a आएगा 31/10। तो आप देख सकते हैं कि z इक्वल टू a आ गया, x इक्वल टू a और y इक्वल टू a, यही सेम आंसर आपका यहाँ पे आया था। ठीक है, -6/5, 4/5 और 31/10। तो आप इस मेथड से भी इसको यूज कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड है और बहुत यूजफुल है। अब हम लोग तीसरे मेथड पे आएंगे। तीसरा मेथड भी बहुत यूजफुल है और उस मेथड की हेल्प से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा मेथड है मेथड ऑफ एडजॉइंट। ये कहता है कि किसी भी इस सिस्टम को हम लोग क्या ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x आपका वेरिएबल्स है और b जो इक्वल टू के बाद वाला है। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है, अगर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब होगा कि आपको a इनवर्स मिलेगा, और a इनवर्स मिलेगा तो इसमें आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a इनवर्स ax इक्वल टू a इनवर्स b, और चूंकि a इनवर्स मिला तो a इनवर्स इंटू a इक्वल टू हो जाएगा आइडेंटिटी, सो आइडेंटिटी इंटू x इक्वल टू दे देगा x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b। ठीक है, तो a इनवर्स b यहाँ से आपको निकल जाएगा। तो यहीं आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको क्या करना होगा कि ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना होगा, उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को a नाम दे दीजिए, चाहे कोई भी नाम दे सकते हैं, उसका इनवर्स निकाल लीजिए, उस इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे a इक्वल टू आपका है और b है आपका इक्वल टू के बाद है। इसी को आप चाहें तो दूसरे फॉर्म में हमने लिखा था, आपको जो इजी लगे, क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फॉर्म को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 27/2, तो आप इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो थोड़ा देर पहले हमने देखा था कि a का डिटर्मिनेंट -87 है, जो कि नॉन जीरो है, तो ये इम्प्लाई करता है कि आपको a इनवर्स मिलेगा। ठीक है, a इनवर्स मिलेगा, सो a इनवर्स निकाल लीजिए। तो a इनवर्स का आप जो भी फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे एडजॉइंट वाला मेथड है तो हम डेफिनेटली एडजॉइंट वाला फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप ये सोल्व करेंगे तो आपका a इनवर्स आ जाएगा -3/, आप चाहें तो गॉस एलिमिनेशन मेथड से भी a इनवर्स निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप एडजॉइंट वाला ही, आप गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए, उससे भी a इनवर्स निकाल लीजिए। हमको मेनली a इनवर्स चाहिए। ठीक है, ये मेथड ऑफ एडजॉइंट नहीं है, मेथड ऑफ इनवर्स है, राइट। मेथड ऑफ इनवर्स है, आपको एक इनवर्स निकालना होगा किसी भी तरह से, आप जो भी मेथड जानते हैं, चाहे एडवांस से निकालिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड, चाहे जो भी आपको आता हो। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स निकाला ए इनवर्स। अब ए इनवर्स हमको पता चल गया तो हमारा सॉल्यूशन हो गया कि x इक्वल टू ए इनवर्स b कर देंगे। तो ए इनवर्स और b का प्रोडक्ट ले लीजिए, दैट इज -3/29, और ये आपका, और इस दोनों मैट्रिक्स का आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। होपफुली आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल आता होगा, नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, पहला रो लेंगे और इसका पहला कॉलम लेंगे, तो आपको क्या होगा, इक्वल के बाद पहला वैल्यू दे देगा। फिर आप दूसरा रो लेंगे, पहला कॉलम, तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, फिर तीसरा लेंगे और फिर इसको लेंगे तो चौथा वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया और यहाँ से आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो मेरा तो आ गया है -6/5, 4/5 एंड 31/10।
तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली आपका आंसर निकल गया। तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपको होपफुली इन तीनों मेथड में से कोई एक मेथड जो भी इजी लगे आप उस मेथड को अडॉप्ट करिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तीनों मेथड से फॉलो करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम या जो इंग्लिश एग्जाम है वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना है। थैंक यू।